ठीक है भाई। अच्छा, किसी को अभी तक कोई तकलीफ़, कोई मसला, गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं? हाँ भैया, कोने वाले? नहीं? सही है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर कुछ चीज़ें हैं, अभी तो ऑनलाइन वाले हैं ही, तो हम लोग प्रीवियसली कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने आई थिंक 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे। आपने 2 चैप्टर्स किए। आपने कितने चैप्टर्स की प्रिपरेशन की है? अभी तक 2 की है। 2 तो वो आसान चैप्टर्स थे हमारे, बड़े आराम से हो गए थे, और 1 चैप्टर की तो मैंने हाथ काट करवा दी थी। ये कि कल नेक्स्ट क्लास तक आप लोग कम से कम भी 5 चैप्टर्स ही करके रखेंगे, ठीक है? 2 चैप्टर्स का आपके अभी हो गई। मैं चेक इसलिए करें क्योंकि ऑलरेडी आसान चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी खास। लेकिन ये कि 5 चैप्टर जो आपका होगा, 4 और 5 चैप्टर आपका थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं चेक करूँगा, ठीक है? अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ दिया था। बसेस सबको आइडिया क्या होती हैं, ठीक है? आपको ALU का आइडिया, ALU किसे कहते हैं? हाँ भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर रजिस्टर, इन सब का आइडिया है? प्रीवियस क्लास के अंदर सारी चीज़ें कवर की थी हमने, नहीं? हाँ भैया, नाम क्या है आपका? सॉरी, शाहजेब। तो शाहजेब मियाँ, याद है आपको कुछ भी? कोई भी चीज़? अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन वाले एक्टिव हैं? ऑनलाइन वाले जितने भी एक्टिव हैं मैसेज करें। क्लास लाइव गई नहीं गई? हाँ गई भी, ठीक है, सही है। मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए लेके चल रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 का। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने आपको बताया था। आर्किटेक्चर हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं। स्ट्रक्चर, बिहेवियर और फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज आर्किटेक्चर। क्लियर है? अच्छा, आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास बारी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करके यूज़ करने को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लाइक आपके पास मल्टीपल उसके पेरिफेरल्स हैं, मल्टीपल उसके हार्डवेयर्स हैं, उन सबको सेपरेटली यूज़ करना, उनको सबको सेपरेटली कनेक्ट करके यूज़ करना एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि हम पीसी की अगर बात करें तो पीसी हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? या तो लिटा के रखेंगे, या तो सीधा करके रखेंगे, उसके ऊपर आपके पास एक मॉनिटर रखेंगे, मॉनिटर को पीछे से कनेक्ट करेंगे, माउस और CPU और कीबोर्ड अपने आगे रखेंगे। इस पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर को यूटिलाइज करने की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। इनपुट यूनिट आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कोई भी डिवाइस, कोई भी इनपुट डिवाइस जो क्या क्या करे, बाइनरी डेटा को जनरेट करे। अब बाइनरी डेटा क्या होता है? टेक्स्ट आपका बाइनरी डेटा है, इमेज आपकी बाइनरी डेटा है, वॉइस आपका बाइनरी डेटा है। कोई भी चीज़ जो कि जनरेट हो रही हो कंप्यूटर सिग्नल्स के अंदर, वो क्या है? आपका बाइनरी डेटा है। उसको जनरेट करके सेंड करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस, जिसके अंदर इनपुट यूनिट मौजूद होता है, ठीक है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इस तरीके की। आउटपुट यूनिट जो आउटपुट मैनेज करता है। आउटपुट मैनेज किस तरीके से करता है? आपके पास कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस जो किया जाता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू किया जाता है। आउटपुट के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको हम CPU बोलते हैं, इसको हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है? ये ALU और CU के ऊपर कंसिस्ट करता है। ALU और CU क्या होते हैं? आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है? आपके पास एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करता है, और लॉजिक सिस्टम्स को मेंटेन करता है कि आपका काम किया जाए या फिर ना किया जाए। कंट्रोल यूनिट का क्या है? आपके पास कंट्रोलिंग का काम करता है, मतलब डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, करंट कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है? सही है। मेमोरी यूनिट आइडिया हो गया आप लोगों को। कंप्यूटर रजिस्टर, कंप्यूटर रजिस्टर पता है छोटी मेमोरीज होती हैं। कंप्यूटर रजिस्टर की छोटी मेमोरीज होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। आलियान सर वो लिंक भेज दें। हेलो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गई बसेस। दोबारा से वही बसेस क्या हैं? कंट्रोल यूनिट जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है ताकि वो डेटा को भेज सके। बसेस आपके पास 3 टाइप की होती हैं, कंट्रोल, एड्रेस और डेटा। डेटा बस का काम है डेटा होल्ड करना, कंट्रोल बस का काम है इन दोनों को लेकर जाना, और आपको उसका एड्रेस बस का काम है एड्रेस को होल्ड करना। कंट्रोल बस एड्रेस को देखते हुए डेटा को लेकर जा रही होती है, ठीक है? ये इन बसेस का काम है। आज की क्लास के अंदर जो हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ा था वो था इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस वो कमांड्स हैं जो आप कंप्यूटर को देते हो।
क्लियर है, जो कि आप प्रोसेसर को देते हो ताकि वो काम कर सके। वो कमांड आपके पास मल्टीपल टाइप का हो सकता है, वो लॉजिकल कमांड हो सकता है, वो ऑटोमेटिक कमांड हो सकता है, डेटा ट्रांसफर का कमांड हो सकता है, मल्टीपल टाइप के कमांड्स आपके पास वो हो सकते हैं। और इन कमांड्स को देने का आपके पास इंस्ट्रक्शन की एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस के साथ कोई ना कोई चीज़ जोड़ी जाती है। इसके एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हो कि ऐड ए प्लस बी। यहाँ पे आपने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐड कर दो ए बी को, ए प्लस बी मतलब ए कॉमा बी कर दो, ए और बी को आप ऐड कर दो। ये आपने एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने 2 चीज़ें रखी हैं अपने पास, एक क्या, ऑपरेशनल कोड, और दूसरा आपके पास ऑपरेंड्स। ऑपरेशनल कोड क्या है, ये ऐड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरा ऑपरेशनल कोड है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ए और बी मेरे लिए क्या है, ऑपरेंड्स हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तब जाके मुझे आंसर मिलेगा, ये मेरा ऑपरेशनल कोड है। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, डिफाइन बिट्स एलोकेटेड टू द ओपी कोड एंड मेमोरी एड्रेस। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शन भेजते किस तरीके से। याद रहे, इंस्ट्रक्शन भेजने का तरीकेकार ये है कि आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन करते हो ओपी कोड के थ्रू, आप यहाँ पे मेंशन करते हो ऑपरेंड्स को, और यहाँ पे आप एड्रेस मेंशन करते हो। अगर आपके पास सिंगल इंस्ट्रक्शन, सिंगल एड्रेस है तो सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अगर आपके पास एड्रेस ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे 2 ऑपरेंड्स का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो दोनों की आपने एड्रेस यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, वो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर मैं एड्रेस ही ना डालूँ तो वो क्या है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर हो जाती है बात, और वो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिख रही होती है आपको। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। सबसे पहले ओपी कोड लिखा जाता है, फिर आपके पास ऑपरेंड्स लिखे जाते हैं, और फिर एंड में आपके पास एड्रेस लिखा जाता है। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर सिंगल एक एड्रेस होता है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर 2 एड्रेस होते हैं, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4। ठीक है, और 0 के अंदर कोई भी नहीं होता। इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है स्टैक ऑर्गेनाइज्ड सीपीयू। ठीक है, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड सीपीयू क्या है, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड सीपीयू आप क्या ये समझ लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है डेटा को ऑर्गेनाइज करने की। ठीक है, ये काम किस तरीके से करता है, ये इंस्ट्रक्शंस जो इसके अंदर आती हैं वो इस फॉर्मेट में जमा होती हैं। कहाँ लिखा जाए, यहाँ पे इस फॉर्मेट में, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो जमा होती हैं। पहला टास्क जो है आता है और फिर सबसे आखिर में जाता है, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, और जो रीसेंट टास्क होता है सबसे पहले उसको परफॉर्म किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि स्टैक जिस तरीके से काम करता है, बिल्कुल स्टैक सीपीयू उसी तरीके से काम करता है। वह इंस्ट्रक्शंस को लेता है और जो रीसेंट इंस्ट्रक्शन होती है आखिर वाली आपके पास, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको परफॉर्म करता है। तो ये बात यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल वर्किंग ऑफ सीपीयू। सीपीयू का मेन काम क्या है, देखें सीपीयू का मेन काम हमारे पास क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को फेच करना, उनको डिकोड करना, डिकोड करने के बाद हमारे पास क्या काम करना, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना, और फिर इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करना। मतलब कहने का ये साइकिल चलती रहती है हमारे पास। इंस्ट्रक्शन आती है प्रोग्राम काउंटर के थ्रू, इंस्ट्रक्शन आने के बाद सबसे पहला काम होता है इंस्ट्रक्शन की फैचिंग। इंस्ट्रक्शन जो आ रही है उसको फैच करना, प्रोग्राम काउंटर फैच करता है, मेमोरी को देता है, मेमोरी को देने के बाद वो इंस्ट्रक्शन कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है आईआर रजिस्टर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। ठीक है, वो जाने के बाद फिर डिकोडिंग होती है, मतलब ये कि उसको कन्वर्ट किया जाता है। डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन होती है, कंप्यूटर उसके ऊपर काम करता है। जब काम परफॉर्म हो जाए तो यही साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल वर्किंग ऑफ सीपीयू। और इसी के अंदर हमारे पास फेचिंग साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल आ जाती हैं। अच्छा, फेचिंग साइकिल क्या होती है, फेच साइकिल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हैं। इंस्ट्रक्शन को फेच करने के सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि बफर रजिस्टर के थ्रू डेटा आता है, इंस्ट्रक्शन आती है, वो जाती है प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, प्रोग्राम्स को काउंट करता है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब आ जाती हैं आपके पास, काउंटिंग भी हो गई, तो फिर वो आपके पास देता है आपके यूनिट को, मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट क्या काम करता है, उसको होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जाती है आईआर रजिस्टर के पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो चली गई तो फिर उसको डिकोड किया जाएगा, डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूट होगा, और फिर यही साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाएगी। मैं 2 साइकिल्स बता दी आपको, फैचिंग और एग्जीक्यूशन की। फैच साइकिल आपका कहाँ तक की है, आपने आईआर रजिस्टर को डेटा दे दिया, अभी काम दोबारा से फैचिंग साइकिल की तरफ चला जाएगा, दोबारा से बफर रजिस्टर की तरफ चला जाएगा, और फिर फैच होकर नीचे आएगा। तो फैच साइकिल कुछ इस तरह से काम करेगी। फैच साइकिल के बाद एग्जीक्यूशन साइकिल है। जैसा कि मैंने बताया, आपके पास आईआर रजिस्टर के पास डेटा चला गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, वहां से डेटा जाएगा आपके पास सीपीयू की तरफ, और वो क्या काम करेगा, वो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूशन साइकिल हमारे पास वहां से स्टार्ट होगी डिकोडिंग के बाद।
डिकोड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूशन के बाद फिर यही पूरा सिलसिला हमारा दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बात मतलब फेच साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन वालों का पता कर लेते हैं, ऑनलाइन वाले कितने एक्टिव हैं। ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन वाले जितने भी आवाज़ आ रही है उन्हें कमेंट। सर आपने लिंक भेज दी? सर्विस लिंक भेजी आपने? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज़ आ रही है मेरी? जल्दी से बताएं। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं मैसेज करके मेंशन करें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, क्वालिटी का इशू तो नहीं है, ताकि हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें आज का। ऑनलाइन वालों को कोई मसला नहीं है, जल्दी से बताएं ताकि हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों जल्दी से बताएं, कोई क्लास का मसला तो नहीं आ रहा आप लोगों को भी इस वक्त? ठीक है, बहरहाल कोई इशू हो तो आपने मैसेज कर देना है, कमेंट कर देना है, यहाँ से फिर आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। आज के हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ के ऊपर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हैं कॉपीराइट्स के बारे में, ठीक है, लॉज के बारे में, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर कि जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपका डेटा जो है उसको प्रिवेंट किया जाए दूसरों के हाथ लगने से, उस चीज़ को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। कॉपीराइट के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं, कोई भी इंटेंजिबल चीज़, इंटेंजिबल से मुराद जिसका फिजिकल वजूद ना हो, ठीक है। लाइक आपका इमेज आपने क्रिएट की है, आपने कोई आपने 2D आर्ट क्रिएट किया है, 3D वीडियो आपने क्रिएट की है, आपने कोई अपनी वीडियो क्रिएट की है, कोई वॉइस आपने जनरेट किया, कोई गाना आपने गाया है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं उसके इंटेंजिबल आइटम्स के अंदर, इंटेंजिबल बाइनरी डेटा के अंदर। इस डेटा को आप जो सेव करते हो ना, वो कॉपीराइट के अंदर सेव करते हो, ठीक है, जिसका फिजिकल फॉर्मेट मौजूद नहीं होता। जिसका फिजिकल फॉर्मेट होता है उसको आप पेटेंट के अंदर रखते हो, ठीक है, और अगर कोई बिजनेस रिलेटेड है तो उसको आप ट्रेडमार्क के अंदर रखते हो। 3 तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग वो उसके अंदर रखते हैं, लॉज के अंदर रखते हैं, अपने से ताल्लुक रखते हुए, ठीक है। तो कॉपीराइट हम लोग इस किन की चीज़ों के ऊपर रखते हैं जो कि इंटेंजिबल होती हैं। अच्छा, पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या है? कंप्यूटर क्राइम। अच्छा, कंप्यूटर क्राइम, कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कंप्यूटर क्राइम के बारे में क्या है? ऐसा जुर्म, ऐसा क्राइम जो कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किया जाए, ठीक है। अब इसका ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कंप्यूटेशनल डिवाइस का नाम है, मोबाइल भी आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, आपका कंप्यूटर आ जाता है। तो इन सब के जो को इस्तेमाल करते हुए जो आप जो हरकतें करते हैं, अब हरकतों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अगर मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर आपका अकाउंट है, आपने किसी को बुली करना शुरू कर दिया, किसी को बुरे बुरे भले अल्फाज कहना शुरू कर दिए, वो भी साइबर क्राइम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप किसी को मेंटल टॉर्चर कर रहे हो, टेक्निकली हमारे यहाँ मेंटल टॉर्चर भी एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, तो यह है कि उसके ऊपर भी आपके FIRs कट सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप मल्टीपल चीज़ों को लाइक हैकिंग वगैरह जैसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी के पासवर्ड यूज़ करते हुए अनऑथोराइजली किसी की डिवाइस में एक्सेस करने को भी हम लोग कंप्यूटर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। किसी का आपके पास लिंक भेज के उससे इन्फॉर्मेशन मंगवाने को भी हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। तो ये है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनको हम कंप्यूटर क्राइम के अंदर डाल देते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अनएथिकल चीज़ हो रही है ना, वो आपके लिए क्या है? कंप्यूटर क्राइम है, ठीक है। कंप्यूटर क्राइम के बाद हमारे पास सबसे पहली चीज़ है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये भी कंप्यूटर क्राइम की ही एक शक्ल है। जूम कर दें, ठीक है, आपके लिए हम जूम कर देते हैं। हाँ भाई, अब नज़र में आ रहा है आप लोगों को? ये कौन है? एक्सप्लेन बाय इब्राहिम। अब नज़र में आ रहा है आपको? ये ECAT का टेस्ट की तैयारी है, ECAT कंप्यूटर साइंस। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर पायरेसी। जैसा कि वर्ड्स बता रहे हैं आपको, द इलीगल डुप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड कमर्शियल सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कमर्शियली इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसको पेमेंट के ऊपर रखा गया है। ये समझ लें कोई एक गेम है जो कि प्रीमियम है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो कि प्रीमियम है, जैसे कि हमारे पास पिछले काइन मास्टर आया करता था, कैपकट आया करता था, फिल्मोरा आया करता था। तो उन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना किन बेसिस के ऊपर, उनको फ्री करके बेचने के ऊपर, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के ऊपर, इसकी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। जिस तरीके से हम काइन मास्टर का वो मोड एपी के इस्तेमाल करते थे, हम फिल्मोरा का एपी के इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कैपकट का भी आपके पास बहुत सारे फ्री वर्जन आ चुके हैं। तो ये है कि उन सबको यूटिलाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करने को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। इससे नुकसान क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाया गया था कमर्शियल बेसिस के ऊपर पैसे कमाने के लिए। अब अगर आपने उसको इलीगली वो करना शुरू कर दिया, इलीगल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, इनके पैसे मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लॉस होता है और ये आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं और आपके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है अगर उन्हें पता हो किसने किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थीफ ऑफ हार्डवेयर। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास क्रिमिनल स्टीलिंग फिजिकल माइक्रो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर को चुराने वाला शख्स वो आपके लिए क्या है, वो थीफ ऑफ हार्डवेयर है। इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। थीफ ऑफ टाइम एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयज यूजिंग देयर एम्प्लॉयर कंप्यूटर टाइम टू प्ले गेम। कामचोर ऑफिस का एम्प्लॉय आपके लिए क्या है, थीफ। नेक्स्ट इज हमारे पास हैक। आप आपका सिक्योरिटी को बाईपास करके उसको एक्सेस करना, आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। दो क्या चीज़ें होती हैं, एक हैकिंग, एक होती है क्रैकिंग। हैकिंग का मामला ऐसा होता है कि एक ऐसा शख्स जिसको कंप्यूटर सिस्टम की और नेटवर्किंग की नॉलेज हो, वो नॉलेज की बेसिस के ऊपर लूपहोल तलाश करता है कि आप कंप्यूटर्स के अंदर आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना, कंप्यूटर हैंग कर जाता है। कोई काम कर रहा होता है, अचानक से हैंग कर जाता है। कंप्यूटर्स के अंदर आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं ना, कंप्यूटर हैंग कर जाता है। कोई काम कर रहा होता है, अचानक से हैंग कर जाता है। सिंपल सी वजह क्या होती है, मोबाइल आपके अंदर वायरस वाला होता है या कंप्यूटर वायरस वाला होता है। नेक्स्ट कोई भी डिवाइस उसके अंदर अटैच होती है ना, तो क्या करता है, आपकी बेसिक फंक्शनैलिटीज रोक के वायरस को स्प्रेड करने के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये है कि आपका कंप्यूटर वायरस फैलता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है अलग अलग तरीके से, चाहे वो आपका ड्राइवर्स उड़ा देना हो, चाहे वो आपकी मेमोरी फुल कर देना हो, चाहे वो आपका डेटा के ऊपर स्पाइंग करना हो या डेटा को ट्रांसफर करना हो, हर तरीके से आपके पास नुकसान पहुंचाता है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना मतलब ये है कि वायरसेस को फैलने से कैसे रोका जाए। एंटीवायरसेस अपडेट करके आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है, आप एंटीवायरसेस अपडेट करके रोक सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउज़र जो हैं, ब्राउज़र के ऊपर खुद से भी आपके पास वो आ जाते हैं, डिफेंडर्स आ जाते हैं, MCFE नाम से एक आपके पास विंडो 10 के अंदर आ जाता है, क्रोम के अंदर, तो वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के अपने खुद के डिफेंडर्स होते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये है कि आप सबको अगर इंगेज कर देते हैं तो ये आपके पास आपकी इन्फेक्शन प्रिवेंटेशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी। आप डाउनलोड करते हुए कि डाउनलोड एनीवे और नॉट, तो ये कि वो इंस्ट्रक्शन आपको इसलिए देता है ताकि आप इन्फेक्शन को रोक सकें, क्योंकि उसको नहीं पता वो फाइल जो है उसके लिए अनजान है, वो आपके लिए ख़तरनाक है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज एम्ड एट रिड्यूसिंग रिस्क टू IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आप ये समझ लें कि IT सिस्टम जो बनाया हुआ है, कंप्यूटर यूटिलाइजेशन सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो बनाया हुआ है, उसको रिस्क के मामले में कम करने के लिए हम क्या काम करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई शख्स उसके अंदर उस पर अटैक ना करे, कोई शख्स मिड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मिड ऑफ द कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो इंगेज करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके रिस्क कम हो जाते हैं कि कोई इसके ऊपर अटैक कर सकता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आप सभी जानते हैं, क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूजिंग प्रूफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज। आप आजकल चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ये आप एक टैब लेके जाते हैं, इंडिया में भी यूज़ होता है, टैब लेके जाते हैं और पेन देते हैं, उसके थ्रू आप सिग्नेचर लेते हैं अपने क्लाइंट का ना। अब चाहे वो आपके पास डिलीवरी का फूड डिलीवरी हो, चाहे आपके पास पार्सल डिलीवरी हो, तो कुरियर सर्विस वहाँ पे इस तरीके से काम करती हैं। तो ये है कि उस सिग्नेचर को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफिक मेथड बोलते हैं, जिसको डिजिटल सिग्नेचर भी कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के कितने हैं बेटा? चैप्टर के हवाले से अगर बात करें, चैप्टर के हवाले से तो आपके 35 से 40 MCQs होते हैं एक सिंगल चैप्टर के अंदर। उन सब की आपने तैयारी पर्सनली करनी है, ECAT की तैयारी चल रही है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फायरवॉल्स। फायरवॉल्स क्या होती हैं? फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक। फायरवॉल्स आप ये समझ लें कि आप जब भी कोई इंटरनेट से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्शन बनाने के बाद आपका कंप्यूटर और आपका जो IP है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके पास एक फायरवॉल एक्टिव कर देता है। फायरवॉल क्या काम करती है? कोई भी अनऑथोराइज डेटा या फिर अनऑथोराइज कैश जो आपके कंप्यूटर मानने की कोशिश करती हैं, उनको ब्लॉक करती है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप उनको खुद अलाउ ना करो, लाइक कुकीज़ हैं।
कुकीज़ को आप खुद अलाउ करते हो, वरना उनको भी रोका जाए। सही है। कुकीज़ के अलावा आपके पास मल्टीपल चीज़ें और भी हैं जिनको रोका जाए। लाइक आपके पास बॉट्स हैं, बॉट्स आपके पास हर तरीके की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, सर्वे के तौर पे, तो उनको रोका जाता है फायरवॉल की तरफ से। सही है। इसके अलावा ये है कि आपका जो डिवाइस है वो सिस्टम के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है। आपकी प्राइवेसी, आपके जो डेटा है ना, जो आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको नेट पे जाने से रोकता है। वो आपका फायरवॉल काम करता है, अनलेस आप खुद से उनको परमिशन ना दे दो। तो फायरवॉल के कुछ बेसिक काम ये होते हैं। फायरवॉल ये समझ लें कि कहाँ गया ये रहा, हाँ, फायरवॉल आप ये समझ लें कि आपकी डेटा स्ट्रीम को प्योर करता है, डेटा स्ट्रीम को क्लियर करता है, ताकि उसके अंदर आपके मतलब का डेटा जा सके, फजूल डेटा ना जाए जो कि आप नहीं चाहते कि आगे की तरफ जाए। ठीक है। इसके अलावा ये इंटरनेट सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है। लाइक आपके पास कुछ वेबसाइट होती है कि पाकिस्तान के अंदर बैन है, कुछ वेबसाइट जो इंडिया के अंदर बैन है, कुछ वेबसाइट जो कि अमेरिका के अंदर बैन है। तो जो वेबसाइट आपका बैन है ना, उनका डेटा फायरवॉल की तरफ से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रोका जाता है। ठीक है। अभी कुछ वक्त पहले आई थिंक आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, पाकिस्तान में एक इशू आया था जिसमें आपके इंटरनेट स्लो हो चुके थे, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो वाईफाई का हो, नेट आपके पास कहीं से आ ही नहीं रहा था। अब वो क्या हुआ था, फायरवॉल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की गई थी। ठीक है। तो वो मामला क्या थे क्या नहीं थे, उस वक्त हम लोगों को ये बताया गया था न्यूज़ के अंदर कि तारें उतरी जा चुकी हैं, तारें टूट चुकी हैं। सही है, समंदर के अंदर से। हालांकि इसके ऊपर कोई पक्की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके पास फायरवॉल्स, आपके पास ऐसी फायरवॉल के थ्रू ये करना पॉसिबल है कि आपका डेटा की जो आमदोरफ्त है उसको स्लो। हाँ, गाजा के टाइम पर ऐसा हुआ था, फ़लस्तीन के टाइम पर ऐसा हुआ था कि हमारे पास डेटा की, आपके पास जो आमदोरफ्त है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी हमारे पास। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रिप्शन। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक ऑनलाइन में, किसी कोई सवाल? जी बेटा, इस चीज़ को थोड़ा कवर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसको हम लोग ऐसा करेंगे, आपका लिंक थोड़ा जल्दी भेज दें। ठीक है। ये किसका सवाल है? कायम खान। अच्छा, इंक्रिप्शन का मामला क्या है? इंक्रिप्शन का मामला आप ये समझ लो कि हमारे पास पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वो नहीं थे ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, सिक्योर्ड नहीं थे। मतलब हम डेटा जो भेजते हैं ना, हमेशा वेव्स की सूरत में भेजते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भेजते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई डेटा जाता है ना, कुछ भी आ सकता है। लाइक हेलो का मैसेज बोल दिया, हाई का मैसेज बोल दिया, वॉइस नोट कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, कोई मैसेज आप भेजोगे ना, वो मैसेज वहाँ से जा सकता है। अब अगर उसी, हाँ भाई, स्क्रीन अब नज़र में आ रही है सबको? स्क्रीन स्क्रीन सबको नज़र में आ रही है बच्चों, ऑनलाइन वाले? भाई, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन नज़र में आ रही है? ठीक है, सही है। हम ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास इंक्रिप्शन क्लियर हो गया सबको? इंक्रिप्शन का किसी कोई मसला? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले भी, आप लोगों को नहीं? ठीक है। मुहर्रम की वजह से ना थोड़ा सा डेटा के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इंक्रिप्शन के बाद हमारे पास बारी आती है ऑडिट्स की। ऑडिट के बारे में आप सभी जानते हैं। ऑडिट हम किसे बोलते हैं? रेगुलरली चेकिंग करने को। जो सिस्टम आपने प्रिपेयर किए हैं काम करने के लिए, उन सिस्टम को अगर आप रेगुलरली चेक ना करो तो उसमें कोई ना कोई डिफॉल्ट आ जाता है, कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो उस इशू को पहले से चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑडिट सिस्टम रखते हैं। लाइक 2 दिन में एक दफ़ा चेक कर लिया, हफ्ते में एक बार चेक कर लिया, महीने में एक बार कर लिया, तो वो हमारे पास क्या चीज़ कहलाती है? ऑडिट कहलाती है। प्राइवेसी इशू, जनरल कंसर्न अबाउट हाउ ऑर्गेनाइज, कलेक्ट एंड स्टोर पर्सनल डेटा। जब आपका प्राइवेसी इशू क्या है, आपका डेटा पर्सनली किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। आप ये समझ लो कि आपके पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ पे मौजूद होगा। आप गूगल फोटोज़ को, गूगल ड्राइव को परमिशन जो देते हो, वो आपके पास पर्सनल इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए होती हैं। ठीक है, और आप इशूज़ को इग्नोर करते हो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि आपका डेटा गूगल फोटोज या ड्राइव के ऊपर है, तो आप परमिशन को डिक्लाइन करते हो। ठीक है, वरना यूजुअली लोग इसको अलाउ कर देते हैं, आपका डेटा वहाँ पे सेव होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन प्राइवेसी।
सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ, सॉफ्टवेयर पायरेसी और लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सॉफ्टवेयर पायरेसी हमारे पास किसे बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी लॉ स्पेसिफिक लीगल स्टेटस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। आपके पास लीगल स्टेटसेस जिनको हम लोग लॉ के अंदर वो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, इनके थ्रू हम अपने डेटा को वो करते हैं, अपने जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेव करते हैं। एक कॉपीराइट होता है, दूसरा हमारे पास होता है पेटेंट होता है, तीसरा हमारे पास होता है ट्रेडमार्क। पेटेंट का हमारे पास हिसाब किताब क्या है? पेटेंट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट का होता है, कोई मशीन आपने क्रिएट की है तो उसके लिए हम पेटेंट करवाएंगे कि ये मुझसे ताल्लुक़ रखती है, ये मेरी बनाई हुई है। अगर आपने कोई बिजनेस बनाया तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क करते हैं, वो लोगो उसके ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपने कोई इंटेंजिबल आइटम बनाया, मतलब टच किए ना जाने वाला, लाइक आपका बाइनरी डेटा हो गया, इमेज हो गई, पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, तो उस डेटा के लिए हम कॉपीराइट का इस्तेमाल करते हैं कि ये वीडियो मैंने बनाई है, इसका ताल्लुक मुझसे है, इसके जितने राइट्स हैं मेरे पास आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लीगल पेनल्टीज, सेवर फाइन्स एंड जेल टाइम इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ कंप्यूटर क्राइम, ठीक है। भाई कंप्यूटर का या फिर ऑनलाइन या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई क्राइम करने के ऊपर जो पेनल्टीज़ पड़ती हैं वो पेनल्टीज़ होती हैं, ठीक है। आपके पास लीगल पेनल्टीज़ होती हैं, ठीक है। वो ऑफलाइन के ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं, ऑनलाइन के ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल हम आपको क्या बताएंगे? बेहतरीन मिसाल आपको ये बोलेंगे, अभी रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी करीब कुछ वक्त पहले, आपने कॉमेडियंस की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, इंडियन कॉमेडियंस की, याद है किसी को? समय रैना नाम याद है? इसको पता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, उन्होंने अपने शो के अंदर कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके ऊपर वहाँ की आवाम ऑफेंड हो गई और फिर 2 हफ्ते उन्हें जूते पड़े और उनका शो अलग से बंद हुआ और मजीद बहुत सारी चीज़ें हुई। इसको बोलते हैं लीगल पेनल्टीज, समझ गए? ठीक है, इससे बेहतरीन मिसाल क्या होगी? नेक्स्ट हमारे पास है यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द एथिकल ड्यूटी ऑफ कंप्यूटर यूजर्स टू अडेयर टू सॉफ्टवेयर लाइसेंस सिक्योरिटी रूल्स। मतलब यह है कि यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर यूज़र हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फजूल हरकतें ना करो, कोई ऐसी चीज़ ना करो जो कि लोगों को ऑफेंड करे। इसके ज़्यादा इसके अंदर कोई भी सुनने लायक नहीं बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ इन्फोर्समेंट। लॉ इन्फोर्समेंट क्या है? द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी टू ट्रैक एंड प्रोसिक्यूट इलेक्ट्रॉनिकल क्रिमिनल्स, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट क्या होती है? गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन जो आपके थेफ्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए जो क्राइम्स करते हैं, उन लोगों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं या फिर उनको सजाएं मिलती हैं, वो कहलाती है लॉ इन्फोर्समेंट। क्लियर है? और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर नंबर 6 हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। अब कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 7 थोड़ा सा हम लोग कर लें, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 के जितने भी MCQs हैं बहुत आसान होंगे, आप लोगों ने करके रखने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल करूंगा, आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने 2-2 चैप्टर 3 ही चैप्टर करके रखे हैं, जो कि बहुत कम है। कम से कम आपके 5 चैप्टर्स की तैयारी होनी चाहिए जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आए, तब ऑनलाइन वाले आप भी और ऑफलाइन वाले आप सब भी। क्लियर है? अच्छा जी, दुआ रशीद सर, आपका नाम तो बताएं बेटा, आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन में ट्रांसलेशन बहुत लेट हो रही है, इसमें भी समय रहना चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बड़ा ही आसान चैप्टर है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा कवर, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये। चैप्टर नंबर 7 के ऊपर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो ऐसी चीज़ें जिनके हवाले से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके पास एक पूरा पूरा ग्राउंड है, ठीक है। मतलब ये समझ लें कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर का बेसिक सिस्टम है जो ये कंप्यूटर में होता है। लाइक अगर आपका कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हो, सबसे पहले आपका बूट मेन्यू ओपन होता है। बूट मेन्यू के बाद आपका कंप्यूटर का लोगो आता है, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, HP हो गया। कंपनी से जो आपके पास चीज़ें आपके पास बन के आती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारे लिए क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वो यूटिलाइज करने के काबिल नहीं है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करते हो, अपलोडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, ठीक है। अब एक बात है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ग्राउंड है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर लगा हुआ एक फंक्शन है। शादी का आप फंक्शन टेंट लगा लो, वो आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिस जगह पे वो लगा हुआ है वो आपके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
फिर वही बात, डेफिनेशन दोनों की सेम है। डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क ऑफ अ कंप्यूटर। डेफिनेशन दोनों की सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी उनके ऊपर आते हैं, पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस से मतलब आपको डेटा किस तरीके से दिखेगा। अब आप दो चीज़ें जानते हैं, एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट, एक होता है आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस जिसके ऊपर आपको आइकॉन्स दिखते हैं, आपको इमेजेस दिखती हैं, आपको क्रिस्टल डिस्प्लेस दिखते हैं, आपको ट्रांसलेशंस दिखती हैं अपने लैपटॉप के अंदर, ठीक है। जैसे विंडो 10 के ग्राफिक्स हैं, विंडो 8 के ग्राफिक्स हैं, विंडो 7 के ग्राफिक्स हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कमांड लाइन, ब्लैक कलर की स्क्रीन, व्हाइट कलर का टेक्स्ट, जो कोडिंग वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, एक को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ओल्ड इंटरफेस हुआ करते थे, ठीक है। MS-DOS हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम हुआ करते हैं जो कि आपका ब्लैक स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लिखने के ऊपर काम किया करते थे। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये विजुअल आपको प्रोवाइड करते हैं। मतलब ग्लास इफेक्ट हो गया, आपके ट्रांसलेशंस हो गई, आपकी आइकॉन्स हो गए, आइकॉन्स डिलीशन के ऊपर जो आपके पॉपअप्स आते हैं वो हो गए। मतलब जितना भी ग्राफिकल काम है ना, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बहुत ज़माने से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। हालांकि मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स है, ठीक है। विंडोज़ का ये है कि वाइडली यूज़ हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, बिल गेट्स की मेहरबानी से। तो ये है कि आपके पास विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है और फ्री भी है, तो हम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले में। मतलब ये है कि आपके पास एप्पल थोड़ा बहुत टक्कर के अंदर आ रहा है, लेकिन स्टिल विंडोज़ का आपके पास मामला ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ट बटन हो गया, जैसे कि आपके पास वो जो आपके पास विंडो बटन होता है जिसको आप क्लिक करके इस मेन्यू के अंदर जाते हैं, वो स्टार्ट बटन होता है जिसका थोड़ा प्राइमरी मेन्यू एक्सेस करते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर वर्किंग के अंदर आ गया, आपको ये पहली चीज़ दिखाएगा वो क्या होगा? आपका डेस्कटॉप होगा, जिसके ऊपर आपके बेसिक कामों को आप कर सकते हो, ठीक है, टास्क रख सकते हो। टास्क बार क्या होती है? टास्क बार आपके कंप्यूटर के निचला एरिया होता है। ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी टास्क बार है, ये आपका डेस्कटॉप है, ये टास्क बार है, ठीक है। आइकॉन्स क्या है? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइकॉन्स होते हैं जिनको आप देखते हो। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट किसे बोलते हैं? अच्छा, फाइल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं फाइल्स को डिलीट करने को, फाइल्स को कॉपी करने को, फाइल्स को मूव करने को, ठीक है, या फिर आपके पास मल्टीपल उसके रीनेम करने को, इन सब चीज़ों को मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं? फाइल मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर का मेन काम ये होता है कि आपकी विंडोज़ को रन होने में मदद दे। मतलब ये कि रैम के अंदर इसको चलाता रहे। विंडो एक्सप्लोरर अगर बंद हो गया, आपकी रैम से डेटा डिलीट हो जाता है और फिर आपका कंप्यूटर फ़ौरन ही फ्रीज मोड में चला जाता है या तो फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि विंडो कुछ भी हो जाए, एक्सप्लोरर बंद ना हो आपका। एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर को लोड करके चलाने का काम करता है, रैम के अंदर रखता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग क्या है? मल्टीटास्किंग आप ये समझ लें कि हाँ, विंडोज एक्सप्लोरर का दूसरा काम ये भी है कि आपके पास ये नेविगेट कर आपके डायरेक्शंस और फोल्डर्स वगैरह ही मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एबिलिटी होती है मल्टीपल कामों को करने के लिए। टास्क बार के अंदर आप वर्ड भी चला रहे होते हो, आप कोई गेम भी चला रहे होते हो, आप कोई वर्किंग भी कर रहे होते हो, मूवी का सॉफ्टवेयर VLC भी चला लिया आपने, तो ये मल्टीटास्किंग कहलाती है, मल्टीपल कामों को एक साथ करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू। मेन्यू के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। डायलॉग बॉक्स, जब भी आप कोई डिलीट करने के लिए एक चीज़ करते हो, कोई आइटम डिलीट करते हो, तो उसके ऊपर एक डायलॉग बॉक्स देता है आपको कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। वो हमारे लिए क्या होता है? डायलॉग बॉक्स होता है। रिसाइकल बिन के बारे में आप सभी जानते हैं। रिसाइकल बिन क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे हम डेटा को डिलीट करके भेजते हैं कुछ वक्त तक के लिए, सेव रखने के लिए, ताकि अगर हमें बैकअप करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हो जाए। माय कंप्यूटर, यहाँ पे आपके फोल्डर्स आपको, यहाँ पे आपको आपके ड्राइव्स दिखाई जाती है, कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बोल हो रही हो, है ना? बोल हो रही हो। बस ये चैप्टर थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, फिर हम आगे चलते हैं। ये टच भी तो नहीं होता, ठीक है, हाँ ख़त्म हो गया। फोल्डर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। फोल्डर्स अलग अलग फाइल एक्सटेंशन को रखने के लिए होते हैं। मल्टीपल टाइप के फाइल एक्सटेंशन होती हैं। .jpeg होती हैं इमेज के लिए, .mp3 होते हैं वॉइसेस के लिए, .mp4 होते हैं वीडियोज़ के लिए। JPEG फाइल्स का अलग वे फोल्डर बनाना, अलग एक कलेक्शन बनाना फोल्डर का काम है। MP3 का अलग कलेक्शन, MP4 का अलग कलेक्शन, ये सारे काम फोल्डर्स के हैं।
सिस्टम सेटिंग, कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आप आइटम्स को डिलीट कर सकते हो, आप हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर सकते हो, सारा काम कहाँ कर सकते हो, सिस्टम पैनल मतलब कंट्रोल पैनल के अंदर कर सकते हो। टाइटल बार, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देती है वो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। फाइल एक्सटेंशन, डॉट करके जो हर उसके आखिर में आती है ना, हर फाइल के आखिर में जो चीज़ लगी हुई होती है वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। इससे पता चलता है फाइल किस काम की है। एग्जीक्यूटिबल फाइल सिस्टम के कामों को परफॉर्म करने के लिए होती है। TXT नोटपैड की फाइल होती है। MP3 उसकी फाइल होती है, किसकी, ऑडियो की फाइल होती है। JPEG इमेज फाइल होती है। MP4 ऑडियो फाइल होती है, सॉरी वीडियो फाइल होती है। तो इस तरीके की एक्सटेंशन हमारे पास मौजूद होती हैं ताकि हम लोग उन सबको अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 पढ़ने की हिम्मत है। वर्ड प्रोसेसर है, बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत आसान है माशाल्लाह से ये चैप्टर। ठीक है, टेक्निकली क्लास का टाइम ऑफ हो चुका है, बट ये कि चैप्टर थोड़ा आसान है, ये कि आपके पास थोड़ी देर के अंदर हो जाएगा। ये कि आपके पास थोड़ी देर के अंदर 5-10 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग बोलते हैं तो हम अभी कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं, चैप्टर नंबर 8 किया जाए अभी। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले चैप्टर नंबर 8 इस वक्त करवाया जाए या फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दें। फिजिकल वाले क्या बोलते हैं वैसे? हाँ भैया, करवा दें। हाँ भैया, क्या करवा दें? चलो करवा देते हैं। एज़ यू विश सर। ठीक है, चलो एक ने बोल दिया एज़ यू विश, बाकी अभी करवा दें सर। ठीक है, चलो वोटिंग के ऊपर चलते। फिजिकल वाले 3 बच्चे हैं, तीनों बोल रहे हैं कि आपके पास अभी करवा दें। ऑनलाइन वाले अगर आपके पास ज़्यादा हो गए तो फिर हम लोग करवा देंगे अभी। मत करवाएं, 2 बच्चे बोल रहे हैं मत करवाएं। और ऑनलाइन में और ठीक है, आपके मतलब 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नहीं करवाएं साहब, हार्ड हेडिक। एक सेकेंड, समय ये ना कि ये बच्चे का क्या नाम है जिसके आईडी का नाम समय रहना है? चलें ठीक है, आपके सर में दर्द है। हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे एंड करते हैं। अगली 3 क्लास हमारे पास एक साथ होंगी, वर्ड प्रोसेसर की, स्प्रेडशीट की, और हमारे पास जो इंटरनेट है ब्राउजिंग, तो उन तीनों की आपके क्लासेस एक साथ होंगी। तीनों चैप्टर हम लोग एक क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास फिर हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्राइडे के दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे ना। ये वीडियो आपके पास अपलोड होंगी। अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये वीडियोस जो अपलोड होंगी वो एमी कोचिंग सेंटर नाम से यूट्यूब पेज है, वहाँ पे अपलोड होंगी। मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आपकी जो वीडियोस अपलोड होंगी वो इस पेज के ऊपर अपलोड होंगी, डाउट सॉल्वर के ऊपर अपलोड नहीं होंगी ये वीडियोज़ ना। ये देखें, ये आपका चैनल है एमी कोचिंग सेंटर नाम से। क्लियर है? इस चैनल के ऊपर आके आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस भी अभी मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको ECAT प्रिपरेशन नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखें, यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको मल्टीपल जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि आपकी क्लास इस फिलहाल यहाँ पे हो रही है, बट आपके जितने भी लेक्चर्स अपलोड होंगे ना वो यहाँ पे अपलोड होंगे। ये देखें, सारे लेक्चर्स यहाँ पे इस वक्त आ रहे हैं। क्लियर है? तो प्रीवियस लेक्चर जो आप लोगों को देखने हो वो इस उसके ऊपर आके, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके आगे आके आप देखेंगे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे हैं सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।
ओके बेटा आ जाए आप लोग, आ जाए, कोई इशू नहीं है।